की राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। गुरुवार देर रात वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब यह बिल कानून बनने से केवल एक कदम दूर है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। रात के 2:32 पर जैसे ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की, वैसे ही वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े तो विपक्ष के मत 95 पर ही सिमट कर रह गए। एक दिन पहले ही वक्फ बिल निचले सदन यानी लोकसभा से भी पास हो चुका है। संसद से बिल पारित होने के साथ ही मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि उनकी एनडीए सरकार अल्पमत में नहीं है। सब्जेक्ट टू करेक्शन, आईज 128, नोज 95, abstention 0. The bill is passed. आपको बता दें, विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया, वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप काहे का बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको हमने सीलिंग कर दिया है। हालांकि बिल को लेकर विपक्ष सरकार को पानी पी पी कर कोस रहा है और बिल को मुस्लिम समुदाय का अहित बता रहा है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। चर्चा के बीच तल्खियां, शायरी सब कुछ हुआ। बीजेपी की ओर से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। बीजेपी सांसद के कई वक्तव्यों के विरोध में नारेबाजी हुई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने खड़े होकर आपत्ति जताई तो बचाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उतर आए। शाह ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और आरजेडी के मनोज झा के सवालों का भी करारा जवाब दिया। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाएगा मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता दिखाई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ बिल के बारे में सारे देश में ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है।
करीब 12 घंटे तक बिल पर चली पक्ष विपक्ष गर्मा गर्मी बहस के बाद वोटिंग सरकार के समर्थन में हुई और वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बड़ी जीत भी कहा जा सकता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं राज्यसभा में बिल पारित होने पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। वक्फ बिल पारित हो गया है। इस बिल से मुसलमानों को काफी फायदा होगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि इस चर्चा में न तो राहुल गांधी बोले, न प्रियंका गांधी बोली, न ही सोनिया गांधी बोली। ये पता नहीं चला कि वे इसके पक्ष में थे या फिर विपक्ष में थे। सब जानते थे कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के हित में है। सुनिए। वक्फ बोर्ड का ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। और वक्फ बोर्ड जो देश की आजादी के समय एक वक्फ बोर्ड को कोई था नहीं, बाद में 1954 में नेहरू जी ने इसको लागू किया था। और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि ये वक्फ बोर्ड जो था कानून उसको भंग करके, और एक ऐतिहासिक दिन है, आज इसको लागू किया गया। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। नियम बनाने का, कानून बनाने का काम संसद करता है, और जो नियम और कानून बन जाता है उस पर माननीय न्यायालय निर्णय नहीं दिया करता। जब नियम का उल्लंघन होगा तब किसी प्रकार के न्यायालय के आदेश की बात होगी। जब ये कानून बन के आ रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें सीमित भूमिका हो जाती है किसी भी न्यायालय की। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमने विधेयक पर अपने विचार सरकार के सामने रखे। उन्होंने पहले से नकारात्मक रुख अपनाया है और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसद में कृषि कानून भी पारित हुए थे, बहुत लंबी बहस हुई, लोगों के मन में अभी भी असंतुष्टि है और अगर उसे दूर नहीं किया तो इसका हश्र कृषि कानूनों जैसा न हो जाए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे। बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। वहीं राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग किया गया और बिल थोपा गया है। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि संख्या बल के बल पर असंवैधानिक बिल पास किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। इस बिल के अंदर
ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ। और इसी बीच बड़ी खबर वक्फ संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने पोस्ट किया है। आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐसा अमित शाह ने लिखा। वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ है, न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। तो वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी होने वाली हैं। मुस्लिम समुदाय के गरीबों और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बिल के लिए पीएम मोदी, किरेन रिजिजू को बधाई, साथ ही समर्थन देने वाले सभी दलों, सांसदों का हृदय से आभार। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और सभी दलों का आभार जताया जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। साथ ही सभी दलों का भी आभार जताया और पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी इसके ऊपर बधाई व्यक्त की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल एक्ट में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद से हर राज्य में नई नियमावली बनेगी, जिसको लेकर यूपी से एक खबर सामने आई थी कि यूपी में इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मैं सभी दलों को बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि लोकसभा में क्या क्या हुआ। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ और इसके बाद 12 घंटे से ज्यादा तक इस पर चर्चा की गई। बिल को लेकर कुल 464 वोट पड़े, जिसमें से बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, तो बिल के विरोध में 232 वोट पड़े और इसी के साथ लोकसभा में बिल पास हो गया। और चलिए सीधा आपको लेकर चलेंगे थाईलैंड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर रहे हैं। ये उनकी आधिकारिक बातचीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है क्योंकि देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर भारत के 7 राज्यों को लेकर बयान दिया है, उसके बाद से उनसे यह मुलाकात बहुत ही खास और पूरी दुनिया की इसी पर नज़र है कि क्या कुछ इस मुलाकात में बातचीत हुई है, क्या कुछ इसमें बात की जा रही है। तो मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से हो रही है, जिसमें आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए और एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं, इस मुलाकात के कई अहम मायने हैं क्योंकि देखिए कुछ ही दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था और वहां जाकर उन्होंने भारत के विरोध में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं। भारत की चिंताएं तेज हो गई हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि चिकन नेक भी कहा जाता है, और यही एक माध्यम है जिससे भारत के अन्य राज्य 7 सिस्टर राज्यों से कनेक्ट होते हैं। और मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से बहुत ही अहम मानी जा रही है। तो पीएम मोदी 3 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर, आज उनके दौरे का अंतिम दिन, और इसी बीच बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हो रही है। तो बैंकॉक में दोनों नेताओं की मुलाकात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए और उसके बाद मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात जारी है। और पीएम मोदी आज इसी के साथ श्रीलंका के दौरे पर भी जाएंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और अब मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। भारत और बंगाल की खाड़ी, म्यांमार, भूटान, इन सभी राज्यों के साथ जिस तरीके से भारत व्यापार करता है, उसमें बांग्लादेश भी एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि बांग्लादेश सभी तरफ से भारत से घिरा हुआ है और उसका एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और ऐसे में बांग्लादेश ने जो बयान दिया वो एक चिंता का विषय बना। भारत के 7 राज्यों को लेकर मोहम्मद यूनुस ने चीन में बयान दिया। उसके बाद से चर्चाएं तेज हो चली कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते आगे जाकर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश के हालात काफ़ी नाजुक हैं। और ऐसे में मोहम्मद यूनुस का बयान देना एक चिंता का विषय। हालांकि पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस से ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण, इस मुलाकात के कई मायने हैं और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ इससे बदलाव आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, भारत में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके थ्रू भारत अपने बाकी के 7 राज्यों से कनेक्ट करता है, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं। और इसी कॉरिडोर को लेकर अब चिंता बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश जो है चीन को कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे वहां से अपने व्यापार को मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन में वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया है और अब इसी को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, दोनों ही सदन में वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया, लेकिन अब एक चुनौती कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को दी जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। क्या इसका असर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है और जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी राष्ट्रपति से, तब तक ये बिल कानून में नहीं तब्दील होगा। और अगर उसके पहले कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो ऐसे में कुछ चिंताएं जो हैं बढ़ सकती हैं केंद्र सरकार के लिए। ये पूरा मामला किस तरीके से समझें प्रशांत? जी देखिए, बिल्कुल राधा, दोनों सदनों से सर्वसम्मति से इस बिल को पास करा लिया गया है और एक बड़ा जो नंबर होता है वो दोनों ही सदनों में मिला। जहां 288 वोट लोकसभा के अंदर मिले तो वहीं राज्यसभा के अंदर 128 वोट का आंकड़ा रहा। तो यानी कि दोनों ही सदनों में सर्वसम्मति से इस बिल को पास कराया गया। और अब जो कोई भी जो प्रोसेस होता है बिल को कानून बनाने के लिए, उसका रूल यही कहता है कि दोनों सदनों में पास होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास सौंपा जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा उसका आधिकारिक उस पर मोहर लग जाती है, फिर उस बिल को कानून बना दिया जाता है। तो यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को अब राष्ट्रपति के पास सौंपा जाएगा और उसके बाद जब वो आखिरी जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद वो नया कानून बनेगा। लेकिन उससे पहले ही आपको ध्यान होगा, कल जो डीएमके के प्रमुख हैं एमके स्टालिन, उनके द्वारा कहा गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आज इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला लिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। लोकसभा सांसद इमरान मसूद, उन्होंने खुद भारत एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो असंवैधानिक तौर पर इस बिल को लाया गया है उसकी संवैधानिक वैधता को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये हमारे पास आखिरी रास्ता है। तो ये मान के चलिए कि दो जो दल राजनीतिक बड़े दल हैं
वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर। हालांकि अन्य दलों का, जो इंडिया ब्लॉक के अन्य दल हैं, उनका रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहना है कि हर एक राजनीतिक दल या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, संविधान इजाज़त देता है कि किसी भी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अभी कौन कौन कांग्रेस पार्टी के साथ है ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ, डीएमके कांग्रेस पार्टी के साथ है। दोनों ही दल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपील करेंगे। और लगातार जब हम नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड भी बात करें तो उनका ये कहना था कि नंबर्स में हमें पता है कि हम नंबर्स में पिछड़ेंगे, लेकिन कोर्ट का ही हमारे पास आखिरी रास्ता होगा जो हम खटखटाएंगे। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब राष्ट्रपति की अंतिम मोहर इस बिल पर लगी, क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है या फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है प्रशांत, इस पर नजर बना कर रखेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव है प्रशांत, और इस लिहाज से जेडीयू का जो समर्थन देखने को मिला है, इस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जेडीयू के ही कई नेता वो जो है जेडीयू से इस्तीफा देते हुए नजर आए। साथ ही अब आरजेडी ने नया पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें नीतीश कुमार की एक अलग ही छवि देखने को मिली। पोस्टर में गिरगिट का भी उसमें जिक्र किया गया है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए बिहार में एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि शुरू से ही देखा गया है कि नीतीश कुमार का साथ मिलता है, नीतीश कुमार को मुसलमानों का साथ मिलता है। अब क्या ऐसे में जब नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनका मुसलमानों का वोट बैंक फीका पड़ता हुआ क्या दिखाई दे सकता है? देखिए, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि क्या जेडीयू का जो फैसला लिया गया है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर एक विचार विमर्श के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि वक्फ पर अमेंडमेंट बिल पर जेडीयू अपनी सहमति जताएगा। दरअसल अगर थोड़ा पीछे जाए आप, तो पहले पत्ते नहीं खोले थे जेडीयू ने। उनका कहना था कि जब बिल आएगा तो उसके बाद चर्चा की जाएगी, उसके बाद हम रुख साफ करेंगे। लेकिन एक मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो नीतीश कुमार से पटना के अंदर मुलाकात करता है, अपने को सुझाव देता है, वही सुझाव जो है नीतीश कुमार केंद्र सरकार के पास भेजते हैं और उन सुझावों को उस बिल में लाया जाता है और उसके बाद सहमति जेडीयू बनाता है। यानी कि एक बात तो आप ये मान के चलिए, हालांकि कुछ लोगों में नाराजगी जरूर यहां पर सामने आई है। जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन जो पूरी कंप्लीट पार्टी है वो कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में नजर आ रही है। और जो सुझाव उन्होंने केंद्र सरकार को दिए थे वो उसमें शामिल किए गए हैं और उसके बाद ही जेडीयू ने अपनी सहमति जो है इस बिल पर दी है। जी बिल्कुल, सहमति अपनी देती है, लेकिन सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं प्रशांत, और अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ बातें भी सामने आती हैं। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।